नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के साथ सन और सैटर्न, सन और राहु और सन और केतु के कंजक्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये कंजक्शन कुंडली के अंदर काफी ज्यादा अशुभ फल देते हैं। अब जनरली हमारे साथ समस्या क्या रहती है कि एक प्लेनेट के बारे में तो इजीली एनालाइज कर लेते हैं, मगर जब कंजक्शन कुंडली में होता है, यानी कि 3 ग्रहों की युति या 4 ग्रहों की युति कुंडली में होती है, तो वहां पे थोड़ा सा चीजों को समझने में समस्या आती है कि ये युति किस तरह का अशुभ प्रभाव देगी या शुभ प्रभाव देगी और उसके लिए करना क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस रेमेडी उसके लिए क्या करनी चाहिए, जिससे कि पहली बात तो इस समझ में है कि ये यहाँ पर शुभ फल दे रही है अशुभ फल दे रही है, तभी उसके लिए रेमेडी भी डिजाइन की जाएगी। अब यहाँ पर रेमेडी क्या करेंगे उसकी बात करेंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जुपिटर, सन और सैटर्न से। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा किसी कंजक्शन को समझना है तो धैर्य के साथ चीजों को समझना पड़ेगा, ग्रामर के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। जैसे यहाँ पर जुपिटर, सन और सैटर्न, अब इस कंजक्शन को आप कैसे समझें कि ये शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। इसके 2 तरीके हैं। देखिए, नंबर 1, आपको हमने ग्रामर, अब यहाँ पर ग्रामर का रूल अप्लाई वाली बात आ गई, तो ग्रामर का रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, मसनूही प्लानेट। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को समझ ले कि ग्रामर के कुछ रूल, यहाँ पर जो लाल किताब का कॉन्सेप्ट है वहां पर ग्रामर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक किसी व्यक्ति को इसका ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो कुंडली को सही तरीके से नहीं एनालाइज कर पाएगा। वो केवल आप अगर ऐसे चेक करेंगे कि आपका जुपिटर 10th हाउस में है या 4th हाउस में है या किसी भी हाउस में है, तो यहाँ पर आप उसे अच्छा समझ रहे हैं, मगर जीवन के अंदर परेशानियां बहुत सारी बनी हुई हैं। तो क्यों बनी हुई हैं? अगर प्लेसमेंट अच्छा है, अच्छी राशि में है, तो परेशानियां आ क्यों रही हैं, उसके कारण को समझने के लिए आपको प्रॉपर सभी रूल अप्लाई करने होंगे, तभी जाके आप चीजों को सही से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर जुपिटर और सन की अगर बात करते हैं तो मसनूही प्लैनेट, यानी कि हर प्लैनेट के पीछे एक 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होता है। ये मसनूही प्लैनेट के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर चीज को सही से समझने में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार कुंडली के अंदर हम लोग बहुत तरह के योग देखते हैं कि ये योग हमारी कुंडली पे बना हुआ है और खुश होते रहते हैं कि यहाँ पर जब इस ग्रह की महादशा आएगी तो हमें बहुत ज्यादा धन इत्यादि की प्राप्ति होगी, मगर होती नहीं है। तो उसके पीछे का कारण क्या है एग्जैक्टली, वो आप मसनूही प्लैनेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको जब आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। साथ ही इस रूल के इस्तेमाल करके आप यहाँ पर प्लैनेट की एग्जैक्टली पोजीशन को तो समझ सकते हैं, मगर साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कि प्लैनेट के लिए रेमेडी कौन सी करनी है। जैसे कि आपको वहां भी बताया था कि अगर किसी हाउस में, अब सपोज कीजिए कि वीनस जो है वो 12th हाउस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मगर 12th हाउस के अंदर जो वीनस के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए रेमेडी क्या करनी है, वहां पर राहु की रेमेडी करनी होगी। तो यहाँ पर ये मसनूही प्लैनेट के अंदर भी ये एग्जांपल मैंने दिया था, वहां पे जाके आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मसनूही प्लैनेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके समझेंगे कि यहाँ पर 3 प्लैनेट का जो कंजक्शन है वो यहाँ पर ये क्यों अशुभ फल देने वाला बताया गया है। जुपिटर और सन, अब वहां पर बताया था कि मून यानी कि चंद्रमा के जो मसनूही प्लैनेट हैं वो कौन से हैं, बृहस्पति और सूर्य। तो यहाँ पर जुपिटर और सन और सैटर्न, तो अगर हम ऐसे देखें कि जुपिटर और सन इज इक्वल टू क्या हो गया, मून, तो मून प्लस सैटर्न, मून प्लस सैटर्न का ये कंजक्शन माना जाएगा। अब आपको पता है कि मून के साथ जब सैटर्न होगा तो यहाँ पर मून क्या है, दूध, और सैटर्न क्या है, काली शाही। तो ये काफी ज्यादा अशुभ फल देने वाला कंजक्शन बन जाएगा। सैटर्न और मून की जो वीडियो था उसमें जाकर अगर आप इस कॉम्बिनेशन की गहराई को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब मून और सैटर्न कुंडली में दृष्टि से या युति से किसी भी तरह से अगर एक साथ हो तो विष योग का निर्माण करते हैं, और वो विष योग किस तरह से
जीवन को परेशानियों से भर देता है। तो वहां पे सारी डिटेल में बताया था। इसी तरह यहाँ पर जुपिटर और सन इज इक्वल टू मून, मून प्लस सैटर्न। दूसरा सन प्लस सैटर्न। अब सन और सैटर्न जब कुंडली में एक साथ हो दृष्टि से या युति से, तब ऐसे में बहुत ज्यादा अशुभ स्थिति बन जाती है। कुंडली के अंदर प्रबल मंगल बद बन जाता है। मंगल बद मीन्स बुरा। मंगल बद के ऊपर स्पेशल अलग से एक वीडियो बना रखा है और वो सबसे लंबा वीडियो है। क्यों है? क्योंकि वहां पर काफी विस्तार से मंगल बद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है मंगल बद का। अगर कुंडली में गलती से मंगल बद अप्लाई हो रहा है तो उसको ठीक करना सबसे पहले जरूरी है। उस वीडियो में जाके आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं और उसके लिए कौन से रेमेडी की आवश्यकता है। वहां पे काफी सारी रेमेडीज बताई गई हैं और मंगल बद किन कारणों से बनता है, सारे कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर मंगल बद का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, साथ ही मून और सैटर्न विष योग का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। तो हर तरह से देखा जाए तो ये जो कंजक्शन है जुपिटर सन और सैटर्न का, ये शुभ फल नहीं देने वाला। मगर ये शुभ फल केवल कहां दे सकता है? फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में, क्योंकि फिफ्थ हाउस के अंदर सैटर्न सामान्यतः शुभ नहीं माने गए हैं। मगर यहां पर फिफ्थ हाउस के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सिंह राशि आती है। तो जिन लोगों को कालपुरुष कुंडली का भी नहीं पता है वो इस बात को समझ लें कि हम किसी भी एस्ट्रोलॉजी के पैटर्न को फॉलो करें, हमारे कुंडली के 12 भाव, कुंडली के 12 भाव कालपुरुष कुंडली पे ही बेस्ड होते हैं। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से लगन भाव में 1 नंबर की राशि लिखी जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही ये इनके राशि मूव करती हैं। अब जैसे 10th हाउस, अब 10th हाउस में मकर राशि आती है। मकर राशि किसकी हो गई? शनि की। तो 10th हाउस को अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखें तो कैसे जानते हैं कि कर्म भाव है और कर्म के स्वामी कौन है? शनिदेव। और ये राशि किसकी है? शनि की। इसलिए कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये सारे के सारा जो भाव हैं, किन चीजों के कारक हैं, ये बताए गए हैं। तो हमने कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे चीजों को समझना है। तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 5 नंबर की राशि आती है, सिंह राशि। और इस घर के जो लॉर्ड हैं वो कौन हुए? सन। तो सन जब यहाँ पे लॉर्ड होंगे तो यानी कि सन क्या है? किंग, सभी प्लैनेट्स के राजा। तो राजा के घर में यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति देव गुरु हैं, तो राजा और गुरु के साथ फिफ्थ हाउस में सन जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सन का अपना घर है, बृहस्पति कारक हैं। तो यहाँ पर शनिदेव अब किसी तरह का संतान के संबंध में अशुभ फल नहीं देंगे। जनरली सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस में हो तो संतान के संबंध में काफी अशुभ फल देता है। ये सैटर्न फिफ्थ हाउस की वीडियो में डिटेल में बताया है। मगर बाकी हाउसेस के अंदर ये युति अशुभ फल ही देगी। अब किस कंडीशन में ये शुभ फल दे सकती है? अगर ऐसे व्यक्ति के रिहायशी मकान, और रिहायशी मकान भी किसकी बात हो रही है? जहां पे उसके बाप दादा यानी कि जद्दी मकान की बात हो रही है। रिहायशी मकान में एंट्री करते वक्त सीधे हाथ पर, यानी कि मकान का जो मेन एंट्रेंस है उसमें जब आप एंट्री करेंगे अपने घर में, तो आपके राइट हैंड में लास्ट में अगर कोई स्टोर बना हुआ है जिसे हम अंधेरी कोठरी बोलते हैं, और वहां पर स्लैब डले हुए हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं आपका शेल्फ बनी हुई है, और उन शेल्फ पे अगर खेती से संबंधित कोई भी सामान या औजार इत्यादि रखे हैं, तो यहां पर ये युति कुंडली के किसी भी हाउस में हो अशुभ फल नहीं देगी, शुभ फल ही देगी। मगर अगर ये युति कुंडली के किसी भी हाउस में, फिफ्थ हाउस को छोड़कर, 12 के 12 घरों की बात कर रहे हैं, फिफ्थ हाउस को छोड़कर, तब ऐसे में ये जिस भी घर में होगी उस घर से संबंधित फलों को खराब करेगी। अब 6th हाउस के अंदर ये युति शुभ मानी गई है। क्यों मानी गई है? बात समझिए। क्योंकि जिस भी हाउस में होगी तीनों ही ग्रह का फल खराब हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं।
एक दूसरे के साथ बैठकर अब जितने भी शुभ घर हैं, जैसे फोर्थ हाउस में अगर ये कंजक्शन है तो यहाँ पर माता के सुखों में कमी देखने को मिलेगी, यानी कि माता के हेल्थ इशू हो सकते हैं, मदर की जल्दी डेथ देखने को मिल सकती है, किसी न किसी कारण से माता को लेकर इशू रहेंगे। 7th हाउस में है तो 7th हाउस किसका है? आपका हमारे पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप में जातक को नुकसान होगा, ग्रस्त जीवन में समस्या देखने को मिलेगी। 6th हाउस किसका है? 6th हाउस है रोग ऋण शत्रु का। तो तीनों ही चीजें खराब हैं। अब 6th हाउस के फलों को ये युति खराब करेगी, यानी कि रोगों को खराब करेगी, ऋण को खराब करेगी और शत्रुओं को खराब करेगी। तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं तीनों को खराब करेगी। तो यहाँ भी ये युति सामान्यता अशुभ फल नहीं देगी। अब इस युति का शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है? कुंडली के किसी भी हाउस में हो, ये रेमेडी आपने परफॉर्म कर लेनी है। घर के, जैसा आपको बताया कि घर में एंट्री करने पर राइट हैंड की वॉल के साथ सबसे लास्ट में एक अंधेरी कोठरी का निर्माण करा लीजिए, यानी कि एक स्टोर बना लीजिए, उसमें कहीं से रोशनी ना आती हो, यानी कि ऊपर कोई शीशा वगैरह नहीं लगाना जिससे कि रोशनी अंदर आए। तो अंधेरी कोठरी एक स्टोर बनवा लीजिए और उसमें आप इस तरह का जो इक्विपमेंट बताए हैं वही ला के उपाय के तौर पर रख सकते हैं। अब आजकल के युग में घरों का जो डिजाइन है वो इस तरह से है कि इस तरह से कोठरी हम नहीं बना सकते, स्पेशली शहरों में। तब क्या करना है? तब आपने लोहे के डब्बे में, कोई भी लोहे का डब्बा लें, उसमें छिलके वाले साबुत बादाम, जिसे हम देसी बादाम भी बोलते हैं, वो बादाम लेने हैं, काले कपड़े में बांधकर डब्बे में बंद कर कर जहां पे आपको कोठरी की स्थान बताया गया, यानी कि राइट हैंड वाली जो वॉल है उसके लास्ट में इस डब्बे को किसी थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर स्थापित कर देना है। इसे हम बोलेंगे कि हमने शनि को वहां पर कायम कर दिया। अंधेरी कोठरी शनि की कहलाती है। तो यहाँ पर शनि को वहां पर हमने कायम कर दिया। तो अब इस युति के अशुभ फलों से बचा जा सकता है। अशुभ फलों से तो बचा ही जाएगा, साथ ही शुभ फल भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर घरों को, यानी कि किसी प्लैनेट को कुंडली के किसी भी हाउस से हटाकर और किसी दूसरे हाउस में कैसे प्लेस्ड करना है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि अगर कोई प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस के अंदर अशुभ फल दे रहा है तो वो अपने से रिलेटेड चीजों को आपके घर के अंदर उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा और आप खुद चेक करेंगे कि चीजें आपको अपने घर में देखने को मिल रही हैं। तो वहां पर आपने उन चीजों को वहां से हटाकर जहां पे वो प्लैनेट शुभ फल देगा वहां पे प्लेस्ड करना है। मगर प्लेस्ड करते हुए हमेशा ये ध्यान देना होता है कि वहां पे पहले से उसके किसी एनिमी प्लैनेट की चीजें मौजूद ना हो। दूसरा, अगर वहां पे वो प्लैनेट आपने प्लेस्ड कर दिया तो वो डायरेक्शन कुंडली के किस हाउस में बैठ रही है और वहां पे अगर वो प्लैनेट है तो वहां से दृष्टि कहाँ जा रही है। तो थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट है मगर बहुत इफेक्टिव है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चेंजेस अपनी लाइफ में आते निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जुपिटर सन राहु। अब यहाँ पर जुपिटर सन और राहु, जैसा भी आपको बताया कि जुपिटर प्लस सन इज इक्वल टू मून और मून के साथ क्या आ गया? राहु। अगर इसे ऐसे देखेंगे तब भी यहाँ पर चंद्र और राहु का कंजक्शन मान के देख सकते हैं। अब चंद्र और राहु का कंजक्शन यानी कि चंद्र का फल खराब, क्योंकि राहु क्या है? सर्वाधिक पापी ग्रह और चंद्रमा क्या है? सर्वाधिक कोमल ग्रह। तो यहाँ पर चंद्रमा के फलों को खराब करेगा, यानी कि लिक्विड कैश की समस्या, एजुकेशन में प्रॉब्लम और पैसे की दिक्कत तो रहेगी, साथ ही मदर के हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे। किस्मत खराब होगी क्योंकि कोई भी ग्रहण कुंडली में बना हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो यहाँ पर कुंडली में जुपिटर खराब हो जाता है। जुपिटर क्या है? हमारी किस्मत का कारक, यानी कि बृहस्पति, बंदा, पैसे की दिक्कत, किस्मत खराब।
तो यहाँ पर ये कंजक्शन सामान्यतः कुंडली के किसी भी हाउस में हो शुभ फल नहीं देगा। ऐसा जातक सामान्यतः 45 वर्ष की आयु के बाद जीवन में ग्रोथ देखता है। उससे पहले संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जाइए क्या कि केसर का तिलक नियमित तौर पर माथे पर, दोनों कानों पर, गले पर, कंठी का निशान है वहां पर, नाभि पर और हाथ धोकर जीभा पर अवश्य लगाएं। साथ ही जब भी सूर्य ग्रहण आए तो आपने नारियल, बादाम, जौ, काले सफेद तिल, इन सब चीजों को सूर्य ग्रहण की टाइमिंग में जल प्रवाह करना है। दूसरा, सूर्य राहु साथ में है यहाँ पर, तो सफाई कर्मचारी, अब राहु क्या है? सफाई कर्मचारी। सूर्य साथ में है तो कौन से? सरकारी। तो सरकारी सफाई कर्मचारी, क्योंकि सूर्य क्या है? सरकार का कारक। तो सरकारी सफाई कर्मचारी को आप मीठा, लाल रंग की मिठाई, ऑरेंज कलर की, रेड कलर की मिठाई इत्यादि देते रहें। पैसे सिक्कों के रूप में देते रहें। हफ्ते में 10 दिन में ये काम करते रहें। साथ ही जो अभी बताया है वो काम करते रहे रेमेडी। तो इससे क्या है? आपके इस कंजक्शन के जो बुरे प्रभाव हैं उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को 100% मिलेगी। अब ये कंजक्शन कुंडली के केवल 5th हाउस के अंदर अशुभ फल नहीं देगा। बाकी कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो यहाँ पर जातक को जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और 45 साल की आयु के बाद ही कहीं ना कहीं जीवन के अंदर वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि पैसे वगैरह के संबंध में 45 के बाद अवश्य ही अच्छे फल देगा। अगर बात करते हैं जुपिटर, सन और केतु, अब जुपिटर, सन, केतु के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जुपिटर सन इज इक्वल टू मून और मून के साथ क्या आ गया? केतु, तो चंद्र ग्रहण। तो वहां सूर्य ग्रहण था, यहाँ चंद्र ग्रहण हो गया। तो ये सेम कंडीशन, 45 के बाद ग्रोथ, मदर के हेल्थ इश्यू, मदर के साथ जातक का डिस्प्यूट रहेगा और पैसे की दिक्कत, कमर दर्द की शिकायत, क्योंकि यहां पर केतु का फल बहुत बुरी तरह खराब हो जाएगा। ये भी कॉम्बिनेशन केवल कुंडली के 5th हाउस में अशुभ फल नहीं देगा। बाकी कुंडली किसी भी हाउस में हो तो यहाँ पर शुभ फल ही देगा। 5th हाउस में शुभ फल देगा, बाकी अदर हाउसेज में अशुभ फल ही देगा। तो यहाँ पर करना क्या है? एक तो मावे के पेड़े बनाने हैं। अब 1 किलो मावा लेना है, उसमें काले सफेद तिल मिलाएं। मिलाने के बाद मीठा नहीं मिलाना, पेड़े बनाएं। सोमवार के दिन 10 से 11 के मध्य जल प्रवाह करते रहें। अब 10 से 11 की बात क्यों कही गई है? क्योंकि चंद्रमा की होरा में पूरा दिन भर का जो समय होता है वो कुंडली के जो 9 प्लैनेट है उनकी एक टाइम पीरियड बताया गया है। ये स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था आपको। तो उस टाइम पीरियड में आपने इसको जल प्रवाह करना है। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार लें तो और भी अच्छा है। ये काम करें। इसके अलावा केसर का तिलक, पीपल की सेवा, ये काम अवश्य करते रहें। सुबह उठकर सूर्य को तांबे के लोटे में कुछ मीठा डालकर जल अर्पित करें उगते सूर्य को। तो अगर ये काम आप रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं तो आपको 45 वर्ष की आयु की वेट नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि 45 के बाद तो नेचुरली ही ऐसा व्यक्ति ग्रोथ लेगा, मगर उससे पहले भी जो संघर्ष की स्थिति देखने को ज्यादा मिलने वाली थी उससे बचाव हो जाएगा। तो आज हमने बात करी जुपिटर के साथ सन, सैटर्न, सन, राहु, सन और केतु के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नए कंजक्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।